कि इस घटना में सेलिब्रिटीज के लिए क्या सबक है और क्रिकेट खिलाड़ियों को भगवान का दर्जा देने वाली हमारे देश की जनता के लिए भी इसमें क्या सबक छिपा हुआ है। तो इसके दो पहलू हैं। एक तरफ है एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी यानी पृथ्वी शॉ, और दूसरी तरफ है उनके वो फैंस जो किसी भी कीमत पर उनके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। अब देखिए पूरा विवाद क्या है। पूरा विवाद पृथ्वी शॉ के साथ जबरदस्ती सेल्फी लेने की जिद पर शुरू हुआ, और यह घटना कल देर रात मुंबई के सेंटा क्रूज इलाके की है, जिसमें पृथ्वी शॉ की गाड़ी पर हमला करने के लिए 8 लोगों के खिलाफ वहां की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, और एक लड़की को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। इस लड़की का नाम है सपना गिल। अब इस घटना के दोनों पक्ष सुन लीजिए पहले आप। इनमें पहला पक्ष है पृथ्वी शॉ और उनके दोस्त का, जिसके आधार पर मुंबई पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज की है। पृथ्वी शॉ के मुताबिक और एफआईआर के मुताबिक 15 फरवरी की रात को पृथ्वी शॉ और उनका एक दोस्त जिसका नाम है आशीष यादव, वो मुंबई के एक 5 स्टार होटल में एक नाइट क्लब में पार्टी करने के लिए गए। लेकिन इस दौरान वहां कुछ लोग दूसरे भी पहुंच गए जो खुद को पृथ्वी शॉ का फैन बता रहे थे, और हो सकता है कि वो उनके फैन भी हो। इन्हीं लोगों में एक लड़का और एक लड़की भी थे जिन्होंने पहले पृथ्वी शॉ के साथ सेल्फी ली, लेकिन जब वो उनके साथ और ज्यादा सेल्फी लेने की जिद करने लगे तो इससे पृथ्वी शॉ नाराज हो गए। उन्होंने आपत्ति की और उन्होंने इन लोगों को इनकार कर दिया कि अब और सेल्फी मत लीजिए। कि पृथ्वी शॉ एक नाइट क्लब में जाते हैं कल रात को, उनके कुछ फैंस वहां पर उन्हें घेर लेते हैं जैसे हमेशा सेलिब्रिटीज के साथ होता है। वो सेल्फी लेते हैं, लेकिन उनके फैंस और ज्यादा सेल्फी लेना चाहते हैं, जिस पर पृथ्वी शॉ ने आपत्ति की और कहा कि अब इसके बाद और सेल्फी मत लीजिए। यहां से विवाद शुरू हो गया और दोनों के बीच में शायद कोई झड़प हुई। पृथ्वी शॉ भी क्योंकि अपने दोस्त के साथ थे और ये जो उनके फैंस थे ये भी अपने दोस्तों के साथ वहां आए हुए थे। इसके बाद पृथ्वी शॉ ने नाइट क्लब के मैनेजर को इन लोगों के बारे में शिकायत की, जिसके बाद नाइट क्लब के मैनेजमेंट ने इन लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया। यानी पृथ्वी शॉ के जो फैंस थे जो जबरदस्ती सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे, इन्हें उस नाइट क्लब से बाहर निकाल दिया गया पृथ्वी शॉ की शिकायत पर। पृथ्वी शॉ का कहना है कि जब वो होटल से बाहर निकले, जब वो नाइट क्लब से बाहर निकले, तो ये दोनों यानी एक लड़का और लड़की बाहर उनका इंतजार कर रहे थे, और इस दौरान उन्होंने अपने 6 और दोस्तों को भी वहां पर बुला लिया, जिन्होंने पहले पृथ्वी शॉ की कार पर बेसबॉल के बैट से हमला किया, गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। और जब पृथ्वी शॉ अपने दोस्त के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर स्थानीय पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत करने के लिए जा रहे थे, तब इन लोगों ने उनकी गाड़ी का पीछा किया, और यह भी आरोप है कि इन लोगों ने पृथ्वी शॉ को धमकियां दी और उनसे उनका सामान छीनने की भी कोशिश की। और इस मामले में पुलिस ने इस आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। यह तो अभी तक एक पक्ष की बात है। इस लड़की का कहना है कि जब वो होटल के नाइट क्लब में पृथ्वी शॉ के साथ सेल्फी लेना चाहती थी, तो उस दौरान पृथ्वी शॉ और उनके दोस्त ने लड़की के साथ मारपीट की, बदतमीजी की। और इस लड़की की एक तस्वीर भी हमें मिली है जो अभी हम दिखा रहे हैं, जिसमें उसके हाथ पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि जो चोट के निशान है ये पृथ्वी शॉ ने से लड़ाई की वजह से हुए हैं या बाद में जो मारपीट हुई है इन दोनों गुटों के बीच, ये निशान तब लगे हैं। और इस लड़की ने और भी कई आरोप लगाए हैं। पहला आरोप लगाया है कि क्योंकि पृथ्वी शॉ एक मशहूर क्रिकेटर हैं, इसलिए पुलिस ने उन्हें मामले की शुरुआत में ही क्लीन चिट दे दी। यानी पृथ्वी शॉ ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, और क्योंकि वो एक बहुत बड़े क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इसलिए पुलिस ने उनकी मदद की। और आरोपी लड़की का पुलिस ने कोई बयान नहीं लिया। ये इस लड़की की शिकायत है। कल ओशोरा पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 156/23 एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। इसमें अनलॉफुल असेंबली, एक्सटॉर्शन और नुकसान ये सेक्शन लगाए गए हैं। इसमें एक कंप्लेंट है जिनकी गाड़ी को, जो आरोपी है 7 आरोपी, उन्होंने गाड़ी फोड़ी और उसके बाद में मामला सल्टाना है क्या वगैरह ऐसे बोल के 50,000 रुपये की डिमांड की। इसमें एक आरोपी अभी गिरफ्तार हो रहे हैं और बाकी के भी जल्दी गिरफ्तार होंगे। ओशिवारा पुलिस स्टेशन इसमें आगे की छानबीन कर रही है। सर, क्या इसमें कोई क्रॉस एफआईआर हुई है या जो एक्यूज्ड हैं ऑलरेडी उनकी तरफ से कोई शिकायत दर्ज की गई है कंप्लेंट में? नहीं, एक्यूज की तरफ से अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई इस मामले में।
आपको यह बताएंगे कि भारत में लिव इन रिलेशनशिप्स में लड़कियों की हत्या के मामले बढ़ क्यों रहे हैं। आपने कुछ महीने पहले आफताब और श्रद्धा वालकर के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। पूरा देश था वो हैरान हो गया था जब ये घटना हुई। 2 दिन पहले ही दिल्ली में साहिल गहलोत नाम के एक लड़के ने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी। निकी यादव उसका नाम था। निकी यादव अब आपके जुबान पर चढ़ गया होगा, क्योंकि निकी यादव की भी ऐसी हत्या की गई और हत्या करके उसके शव को भी फ्रिज में रख दिया। लेकिन अब मुंबई के पास पालघर में भी ठीक ऐसा ही एक मर्डर हुआ है, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक लड़के ने अपनी पार्टनर की हत्या की और उसके शव को बेड बॉक्स में छिपाकर रख दिया। इस आदमी का नाम है हार्दिक शाह। इसकी उम्र सिर्फ 27 साल है और जिस लड़की के साथ यह लड़का लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, लड़की का नाम था मेघा और वो 35 साल की थी, यानी इस लड़के से 8 साल बड़ी। लेकिन क्योंकि इस लड़के के पास कोई नौकरी नहीं थी, ये बेरोजगार था और लड़की एक नर्स थी और वो कम से कम सैलरी उसकी जितनी भी रही हो, नर्स की एक ठीक ठाक सैलरी होती है, और वो काम करती थी, पैसा कमा रही थी। इसलिए ये लड़का लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता रहा और उससे ये झूठ बोलता रहा कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे पैसे का लालच था। और पुलिस का कहना है कि ये दोनों लोग 1 महीने पहले ही पालघर के एक फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। लिव इन रिलेशनशिप्स जो हैं, ये असल में ये संस्कृति, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये पश्चिमी देशों से आया है, जहां लोग शादी किए बिना ही एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं। और बड़ी बात यह है कि हमारे देश के युवाओं ने आधुनिकता के चक्कर में, आधुनिक बनने के चक्कर में पश्चिमी देशों के इस लिव इन वाले कॉन्सेप्ट को कॉपी तो कर लिया, इसे नकल कर ली इसकी। लेकिन सच यह है कि हमारा देश, हमारा समाज और हमारे युवा अब भी लिव इन रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है। इसे लेकर जो परिपक्वता चाहिए वो हमारे समाज में, हमारे परिवारों में और हमारे युवाओं में अभी नहीं है। ये सिर्फ हमने कॉपी कर लिया उनसे। कॉपी करने से कुछ नहीं होगा। इसका बड़ा कारण यह है कि हमारे देश की संस्कृति पश्चिमी देशों से बिल्कुल अलग है। पश्चिमी देशों में लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि वहां ज्यादातर शादियां सफल नहीं होती, वहां ज्यादातर लोग आज भी शादियां नहीं करना चाहते, और इसीलिए वहां किसी भी लिव इन रिलेशनशिप का फाइनल जो डेस्टिनेशन होता है, यानी उसका जो आखिरी मकसद है, वो शादी नहीं है, वो है टुगेदरनेस, यानी साथ रहना। तो पहला जो अंतर जो मैं आपको आज बता रहा हूं वो ये कि हमने इस कॉन्सेप्ट को पश्चिमी देशों से कॉपी कर लिया। पश्चिमी देशों में लिव इन रिलेशनशिप उनके संस्कृति में, उनके रहन सहन में, उनके डीएनए में, उनके सोचने समझने के तरीके में, उनके समाज में पहले से ही एक्सेप्टेबल है, वो वैसे ही हैं, इसलिए वो अपने आप को बदल नहीं रहे हैं। इसलिए जब हमारे देश के युवा पश्चिमी देशों की नकल करते हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू करते हैं, तो इससे ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। फिर से आप समझ लीजिए, पश्चिमी देशों के लोग साथ रहने के लिए साथ रहते हैं क्योंकि उन्हें साथ रहना है। हमारे देश में जो लोग हैं वो आज भी लिव इन रिलेशनशिप का आखिरी मकसद शादी को ही मानते हैं, और कोई भी जो रिश्ता है वो तभी सफल माना जाता है जब 2 लोग आपस में शादी कर लेते हैं। जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में भी जाते हैं वो भी अपने घर वालों को यही कहते हैं कि अभी हम साथ में रहकर देख रहे हैं, बाद में हम शादी कर लेंगे। दूसरी बात इसमें यह समझने वाली है कि आखिर इस तरह के लिव इन रिलेशनशिप्स में सिर्फ लड़कियां ही क्यों मर रही हैं, उन्हीं की हत्या क्यों हो रही है, और सिर्फ लड़के ही अपनी लड़की पार्टनर जो है उसे क्यों मार रहे हैं। इसके भी 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण यह है कि लिव इन रिलेशनशिप्स का भी पूरा ताना बाना हमारे समाज की तरह पुरुष प्रधान है, जिसमें लड़कियां आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से लड़कों पर ही निर्भर होती है। जैसे आपने देखा होगा, हमारा जो समाज है वो आज भी मेल डोमिनेटेड समाज है, पुरुष प्रधान समाज हमारा माना जाता है। जब ये लिव इन रिलेशनशिप भी शुरू होता है तो ये भी पुरुष प्रधान ही रहता है, और इसमें भी लड़की जो है वो लड़के से दबकर ही रहती है ज्यादातर केसेस में। दूसरा कारण यह है कि लिव इन रिलेशनशिप में लड़कों और लड़कियों की उम्मीदों में जमीन आसमान का अंतर होता है। असल में जब कोई लड़की अपने परिवार और समाज के खिलाफ बगावत करके किसी लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने आती है, तो इससे उसे अपने परिवार से जो पहले सोशल सिक्योरिटी नेट मिलता है, जो उसे एक सुरक्षा का भाव मिलता है अपने परिवार से और अपने समाज से, वो भाव पूरी तरह से खत्म हो जाता है। यानी जो कुशन होता है सिक्योरिटी का, वो समाप्त हो जाता है, और सबसे पहले परिवार अपनी ही लड़की के साथ रिश्तों को तोड़ देता है। फिर समाज भी उसे
अपनाता नहीं है, समाज में भी बदनामी होती है। इसलिए लड़की अपने परिवार से बिल्कुल अलग हो जाती है और इसलिए वो लड़की लिव इन रिलेशनशिप में अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक स्टेबिलिटी तलाशने लगती है, स्थायित्व तलाशने लगती है और जो सिक्योरिटी उसे अपने माँ बाप से मिलती थी वो सिक्योरिटी उसे उसकी उम्मीद अपने लिव इन पार्टनर से होने लगती है, यानी लड़के से होने लगती है और वो अपनी पूरी ताकत उस रिश्ते को कामयाब बनाने में लगा देती है, इस उम्मीद में कि एक दिन ये रिश्ता शादी में बदल जाएगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन मेरे परिवार वाले शादी के बाद मुझे स्वीकार कर लेंगे, मेरे पार्टनर को भी स्वीकार कर लेंगे और समाज भी स्वीकार कर लेगा। आखिरी जो इच्छा होती है, फाइनल डेस्टिनेशन, वो ये होती है। और अमेरिका में एक स्टडी हुई जिससे ये पता चला कि शादी करने वाले पुरुषों की तुलना में जो पुरुष लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उन्हें गुस्सा ज्यादा आता है, वो लड़कियों के साथ ज्यादा मारपीट करते हैं और इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। असल में लिव इन रिलेशनशिप्स के ज्यादातर मामलों में लड़कियों के माता पिता ऐसे रिश्तों को अपनाने के लिए कभी तैयार नहीं होते और इससे जो बहुत सारी लड़कियां हैं वो अपने परिवार के खिलाफ बगावत पर उतर आती हैं और जब वो अपने माता पिता से दूर किसी लड़के के साथ रहने लगती हैं तो ऐसे पुरुषों को पता होता है कि अब वही लड़की उस लड़की का परिवार बन चुका है, यानी लड़का जो है वही परिवार है और वो चाहें तो उस लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हैं। यानी जो लड़कियां डेटिंग एप्स पर मिले लड़कों को अपना परिवार मान लेती हैं और अपने असली परिवार और माता पिता को भूल जाती हैं, उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए आपको भी आज हम ये कहना चाहेंगे कि डेटिंग एप्स की जो दुनिया है वो एक वर्चुअल दुनिया है, वो एक नकली दुनिया है। जो लोग समझते हैं कि उन्हें डेटिंग एप्स पर अपना फाइनल पार्टनर मिल गया, अपना जीवन साथी मिल गया, एक स्थायी पार्टनर मिल गया और वो उस पार्टनर के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, ये उनकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। भारत में कितने युवा लिव इन रिलेशनशिप्स में रहते हैं इसे लेकर आज भी हमारे देश में कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन एक सर्वे में 80% युवाओं ने यह माना कि वो शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप को सही मानते हैं और आज भारत के जिस शहर में युवा सबसे ज्यादा लिव इन रिलेशनशिप्स में रहते हैं वो शहर है कर्नाटक का बेंगलुरु। लेकिन पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि बेंगलुरु में सबसे ज्यादा ऐसे मामले दर्ज हो रहे हैं जिनमें लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स ने एक दूसरे पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं और इसके लिए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। यानी ये जो लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर सबसे ज्यादा पुलिस में दर्ज जो शिकायतें हैं वो भी बेंगलुरु से ही आ रही है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हर साल 1 करोड़ शादियां हमारे देश भारत में होती हैं और भारत में प्री वेडिंग शूट, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की इंडस्ट्री 2 लाख करोड़ रुपए की है। आपने कभी सोचा नहीं होगा। शादियों के दौरान जो फोटो खींची जाती हैं, जो वीडियो बनाए जाते हैं और शादी से पहले जो प्री वेडिंग वीडियोस बनाए जाते हैं, उसकी जो पूरी इंडस्ट्री है वो 2 लाख करोड़ की है। यानी हमारे देश के लोग हर साल इतना पैसा खर्च कर देते हैं और ये पैसा कितना है जानते हैं आप? जो अभी हमने रफाल लड़ाकू विमान खरीदे हैं फ्रांस से, रफाल की जो डील थी उससे भी ज्यादा पैसा ये 2 लाख करोड़ है। भारत ने 36 रफेल विमान फ्रांस से खरीदे थे और ये डील लगभग 60,000 करोड़ की है, जबकि इससे ज्यादा पैसा हमारे देश के युवा अपनी शादी के वीडियोस बनाने पर खर्च कर देते हैं। और बड़ी बात यह है कि यह पैसा भी लोन लेकर खर्च किया जाता है। जब अपनी जेब में नहीं होता तो हमारे देश के युवा इसके लिए लोन ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं। फिलहाल हमारे देश में औसतन एक प्री वेडिंग शूट का खर्च कम से कम 50,000 रुपए है, जबकि अगर कोई कपल दूसरे राज्य में या किसी दूसरी लोकेशन पर जाकर यह शूट कराता है तो उसका यही खर्च एक दिन का 1 लाख रुपए तक भी हो सकता है और यह रकम कम नहीं होती और यह रकम ऊपर नीचे हो सकती है जैसी जिसकी हैसियत है, जिसका जैसा कॉन्सेप्ट है। और आप जितना ग्रैंड तरीके से कराएंगे तो और ज्यादा खर्चा होगा, थोड़ा कम बजट में करेंगे तो कम में हो जाएगा। लेकिन 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख के बीच कुछ भी हो सकता है। और इसमें भी नोट करने वाली बात यह है कि भारत के बहुत सारे युवा लोन लेकर अब इस तरह के वीडियोस बनवा रहे हैं। ट्रांस यूनियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की सिर्फ 1 तिमाही में भारत में जितने लोगों ने लोन लेने के लिए बैंकों को आवेदन दिया उनमें से 43% 18 से 43 वर्ष के थे। इनमें भी ज्यादातर युवा पर्सनल लोन लेना चाहते थे, जिससे वो या तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कोई गिफ्ट खरीदना चाहते थे या अपनी शादी पर इस पैसे को खर्च करना चाहते थे। एक बात हम स्पष्ट करते हैं आगे बढ़ने से पहले, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि सभी लोग पर्सनल लोन गिफ्ट देने के लिए या
दूसरी गैर ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करने के लिए या वीडियो पर खर्च करने के लिए लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मजबूरी में ये लोन लेना पड़ता है। हम उनकी भावनाओं को समझते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो बहुत कोई विपदा आ जाती है जीवन में, घर में कोई बीमार हो जाता है, कोई और नई परेशानी खड़ी हो जाती है, उसके लिए वो पर्सनल लोन लेते हैं। ऐसे लोग भी हैं। मार्च 2020 में भारत में सिर्फ 3.5 करोड़ लोगों ने पर्सनल लोन लिया था, लेकिन आज ऐसे लोगों की संख्या 6 करोड़ 31 लाख हो चुकी है। यानी पर्सनल लोन लेने वाले लोग 3 साल में 3 करोड़ बढ़ गए। यहां मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर एक और बड़ा दिलचस्प आंकड़ा दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको हमारे समाज में क्या बदलाव आ रहा है वो पता चलेगा। असल में वर्ष 2020 और 21 में हमारे देश में जितने लोगों ने पर्सनल लोन लिया, उनमें 50% लोग 18 से 35 साल के युवा थे। देखिए, आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं। देखिए, भारत में पर्सनल लोन लेने वाले जो लोग हैं 50 साल से ऊपर हैं सिर्फ 17%, 16.96%। 36 साल से 50 साल के हैं 31.85%। सबसे ज्यादा लोन कौन ले रहा है? देखिए, वो लोग ले रहे हैं जो 18 से 35 साल के लोग हैं। वो लोग सबसे ज्यादा लोन ले रहे हैं। लगभग 51% जो टोटल लोन है वो 18 से 35 वर्ष के बीच के लोग ले रहे हैं। यानी हमारे देश के युवा सबसे ज्यादा लोन लेते हैं। वर्ष 2020 और 21 में जितने भी लोगों ने पर्सनल लोन लिए, उनमें से 66% लोग ऐसे थे जिनकी 1 साल की तनख्वाह 3 लाख से भी कम थी, और इनमें 70% से ज्यादा युवा थे। अब देखिए, ये एक और ब्रेकअप मैं आपके लिए लेकर आया हूं। 10 लाख से ज्यादा आय वालों ने सिर्फ 7% लोन लिया है। आय जिनकी 6 से 10 लाख है 7%, 3 से 6 लाख लगभग 19% लोग हैं। सबसे ज्यादा लोन कौन ले रहा है? देखिए, सबसे ज्यादा लोन ये लोग ले रहे हैं जिनकी आय 3 लाख रुपए सालाना से कम है। 66.72% लोन ऐसे लोग ले रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि लोन कौन लेता है? जिसके पास पैसा नहीं है, जिसे किसी न किसी की तरह की कोई आर्थिक समस्या है, जिसके पास पैसा नहीं है, जरूरतें ज्यादा हैं और पैसा नहीं है, वही लोग तो लोन लेंगे। आज किसी भी कपल का खर्च सिर्फ शादी और उसके बाद हनीमून पर नहीं होता, बल्कि अब ये खर्च 1st मंथ एनिवर्सरी, 6th मंथ एनिवर्सरी, फिर साल में 2 बार दोनों लोगों के जन्मदिन भी आएंगे, वैलेंटाइंस डे भी आएगा, पहली मुलाकात कब हुई थी उसकी एनिवर्सरी भी आएगी। उस दिन के मौके पर भी लोग अपने पार्टनर को आजकल गिफ्ट देते हैं, और इसके लिए पर्सनल लोन लेकर या फिर इंस्टेंट लोन देने वाले एप्स का इस्तेमाल हमारे देश के युवा आजकल कर रहे हैं। कुछ समय पहले इस पर केरल हाईकोर्ट ने एक बड़ी दिलचस्प टिप्पणी की थी। अदालत ने तब कहा कि पहले की पीढ़ी पत्नी को वाइज इन्वेस्टमेंट फॉर एवर समझती थी, यानी हमेशा के लिए समझदारी से किया गया निवेश समझती थी पत्नी को, लेकिन आज की पीढ़ी पत्नी को वरी इनवाइटेड फॉर एवर समझती है, जिसका मतलब है हमेशा के लिए चिंता को आमंत्रित करना, क्योंकि अब शादी के बाद रिश्तों में भावनाओं से ज्यादा खर्च होते हैं।